सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों, माँ ज्ञान भारती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका स्वागत है। हम पूर्व की क्लास के अंदर जो है प्रधानमंत्री, उसकी नियुक्ति किस प्रकार होती है, उनके कार्य क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं, और आर्टिकल 53 में इस बात को उल्लेखित किया गया है संविधान के अंदर कि समस्त कार्यपालिका की जो शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग राष्ट्रपति या तो स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से कराता है। तो कहने का मतलब पदाधिकारी कौन कौन? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। तो व्यवहार में राष्ट्रपति की जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वो उनको व्यवहार में संपन्न करने वाली जो इकाइयां हैं वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है। तो प्रधानमंत्री को जो है उसकी नियुक्ति हमने पढ़ी आर्टिकल 75 में 75 में। अब हम मंत्रिपरिषद क्या नियुक्ति पढ़ रहे हैं। तो संविधान में इस चीज़ को उपबंधित किया गया है अनुच्छेद 74 में कि एक मंत्रिपरिषद भी होगी जो राष्ट्रपति के कार्यों को संपन्न कराने अर्थात उनके कार्यों को संपादन कराने के लिए एक मंत्रिपरिषद का निर्माण होगा। यह आर्टिकल 74 में दिया गया है। आगे देखो आप, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान जो है, मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? मंत्रिपरिषद का प्रधान अर्थात मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। कौन होगा? प्रधानमंत्री, जिसकी हमने नियुक्ति पढ़ी ली आर्टिकल 75 में। आगे देखो आप, आगे देखो, राष्ट्रपति को सहायता तथा परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है, लेकिन संविधान द्वारा आगे देखो, लेकिन संविधान के द्वारा ये बताया गया है कि जो हमारे भारत के अंदर संसदात्मक प्रणाली जो इंग्लैंड से अपनाई गई है उसके अंदर तो जो संसदात्मक व्यवस्था अपनाई गई है उसमें नाम मात्र का जो है प्रधान रहता है कौन? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति के जो समस्त कार्य हैं उनको व्यवहार में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। प्रधानमंत्री का हमने उल्लेख कर दिया आर्टिकल 75 में, और मंत्रिपरिषद का किया हमने 74 में। अब देखो, मंत्रिपरिषद का गठन हो गया तो मंत्रिपरिषद का क्या कार्य है? तो मंत्रिपरिषद के अंदर भी जिसको कार्यानुभव ज़्यादा है, जो सदन का लोकप्रिय नेता है, दल के अंदर सभी गुण उसके अंदर पाए जाते हैं, उसको क्या किया जाता है? प्रधानमंत्री के नाम से नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री के पद पर उसको क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। तो मंत्रिपरिषद का गठन होने के बाद पहली कंडीशन में देख, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। किसकी नियुक्ति होती है? प्रधानमंत्री की। किसकी नियुक्ति? प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। ठीक है। अब इसमें देखो आप, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। फिर क्या होता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने के उपरांत प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति महोदय क्या करता है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अन्य मंत्री भी किसके नाम से शपथ लेते हैं? राष्ट्रपति के नाम से। ठीक है। अब लेकिन किसको कौन सा विभाग देना है, इसकी अनुशंसा या सिफारिश कौन करेगा? प्रधानमंत्री महोदय। अमुक किसी भी मंत्री को कोई सा भी विभाग अगर देना है तो उस विभाग की सिफारिश और उस अमुक मंत्री की सिफारिश राष्ट्रपति के समक्ष कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। किस अमुक व्यक्ति को जो है चिकित्सा विभाग का मंत्री बनाया जाए, इस अमुक व्यक्ति को शिक्षा विभाग का मंत्री बनाया जाए। ठीक है। अब इसमें देखो, मंत्रियों के कार्य विभाजन इसमें कहा गया है। देखो आप, मंत्रिपरिषद के गठन के बाद प्रधानमंत्री द्वारा इससे अधिक कठिन कार्य उसके बीच विभागों के विभाजन का किया जाता है। वैधानिक दृष्टि से इस संबंध में प्रधानमंत्री को पूर्ण शक्ति प्राप्त है। वैधानिक दृष्टि से मतलब कानूनी दृष्टि से। ठीक है। पूर्ण शक्ति प्राप्त है कि कौन से व्यक्ति को कौन सा विभाग देना है। ठीक है। इस संबंध में प्रधानमंत्री को पूर्ण शक्ति प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में विभागों का वितरण करते हुए प्रधानमंत्री को कई बातों का ध्यान रखना होता है। होता नहीं होता? उसको रखना पड़ता है ना। अगर जिस अमुक व्यक्ति को व्यवहार दिया जाना विभाग देना है, अगर उस अमुक मंत्री को उस विभाग के बारे में जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो क्या उस विभाग को संचालन कर पाएगा? और नहीं कर पाएगा। इसलिए ये उसको सोचना पड़ता है पहले। इसके बाद
मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या क्या है? मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए कानूनी दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य जरूरी हो। देखो, मंत्री बनने के लिए, मंत्री यूं नहीं बनता बेटा, मंत्री बनने के लिए विशेष कंडीशन है क्या? कि संसद के किसी भी सदन का उसको सदस्य होना जरूरी है, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या फिर उसको वो क्या हो, राज्यसभा का सदस्य हो। किसी भी सदन का सदस्य होना उसके लिए जरूरी है, तब जाके वो मंत्री बन सकता है ना। और क्या कंडीशन है? अगर वो मंत्री नहीं है, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी सदन का सदस्य बनना जरूरी है। मान लो वह ना तो लोकसभा का सदस्य है, ना ही राज्यसभा का सदस्य है, लेकिन उसको सरकार ने मंत्री बना दिया किसी भी अमुक व्यक्ति को, तो उसके लिए क्या शर्त रखी गई है, क्या निर्धारण रखा गया है कि उसको 6 माह के अंदर अंदर क्या करना होगा? किसी भी सदन से उसको निर्वाचित होना होगा, किसी भी सदन से उसको जीत कर आना होगा, तब जाके वो मंत्री पद पर इस अपने आप का स्थायित्व रख सकता है। ठीक है, आगे देखिए आप, आगे क्या कहा गया है इसके बारे में। और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, देखो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। मैंने आपको बताया अब तक हमारे संविधान में लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार भंग हो चुका है? 9 बार। ठीक है, तो इसमें कहा गया है निश्चित नहीं होता। मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक संसद का विश्वास प्राप्त हो, जब तक संसद का उसको विश्वास प्राप्त रहता है। कब तक संसद का विश्वास कब तक रहता है प्राप्त? जब तक कि उसके दल की सदस्य संख्या क्या हो, कुल सदस्य संख्याओं में सर्वाधिक हो, तभी तो सरकार बना रहा है। जब उसकी सरकार है तभी तो उसकी मंत्रिपरिषद है। तो मंत्रिपरिषद अपने संसद के प्रति विश्वास कब तक रखता है? जब तक उसकी सदस्य संख्या क्या हो, ज्यादा हो। अगर सदस्य संख्या बीच में कम हो जाती है अपने, तो उसके खिलाफ क्या लिया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। फिर उसी स्थिति में मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है? मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है, खत्म हो जाती है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कहा गया इसके अंदर। देखो आप, मंत्रिपरिषद अधिक से अधिक लोकसभा के कार्यकाल तक, जो कि सामान्यतः 5 वर्ष रहता है। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितना है? मैंने बताया आपको 5 वर्ष, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल मैंने आपको कितना बताया? 6 वर्ष। बताया नहीं बताया? और उपराष्ट्रपति पढ़ाया मैंने आर्टिकल 63 में, तो उसका कार्यकाल मैंने आपको बताया कि जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है, और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का क्या है? पदेन सभापति, लेकिन फिर भी उसका कार्यकाल 5 वर्ष रहता है। ठीक है, क्योंकि उसको मत वो भी देते हैं लोकसभा सदस्य, ये मैंने आपको बता दिया नेक्स्ट वीडियो में। अब आप देखो आगे, मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते। मंत्रियों के वेतन और भत्ते हमारे संविधान के द्वारा तय किए गए हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? प्रधानमंत्री, कैबिनेट के सदस्यों, राज्य मंत्रियों तथा उपमंत्रियों को मासिक वेतन तथा निर्धारित मासिक भत्ते दिए जाने का प्रावधान है। हमारे संविधान में क्या प्रावधान है? प्रधानमंत्री को, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को, राज्य मंत्रियों को और उपमंत्रियों को मासिक भत्ते और क्या दिए जाते हैं? क्या दिए जाते हैं उनको? मासिक वेतन और मासिक भत्ते दिए जाते हैं। मतलब टीएडीए, बाहर प्रवास जाने का, ठीक है, बीमारी की रिलीफ के लिए, ठीक है, सबके लिए दिए जाते हैं। जिनका निदान, देखो, जिनका निदान समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन सभी को निःशुल्क निवास स्थान, वाहन तथा अन्य सुविधाएं भी प्राप्त है। निःशुल्क निवास स्थान, फ्री में फ्लैट मिलता है उनको रहने के लिए, निवास, गाड़ी मिलती है मंत्रियों को, मिलती नहीं मिलती? मिलती नहीं मिलती? गाड़ी भी मिलती है। ठीक है, और अन्य सुविधाएं भी प्राप्त है। आगे देखो, मंत्रियों की श्रेणियां। मंत्रियों की कितनी श्रेणी है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंत्रियों की श्रेणी कितनी है। तो मंत्रिपरिषद में 3 मंत्रिपरिषद क्या है? मंत्रिपरिषद क्या है? संवैधानिक शब्द है, ध्यान दीजिएगा। मंत्रिपरिषद क्या है? संवैधानिक शब्द है, ये वाला संवैधानिक शब्द है। और मंत्रिमंडल शब्द अभी हाल ही की उपज है। मंत्रिमंडल के शब्द जो आया है वो हाल ही की उपज है। मंत्रिपरिषद में बात कर रहा हूँ जिसको हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 74 में, वो क्या है? संविधान में उल्लेखित है, उपबंधित है, लेकिन मंत्रिमंडल नहीं है। मंत्रिमंडल क्या है? अभी समय की उपज है। और मंत्रिमंडल में कौन कौन आते हैं? मैंने आपको बताया, एक तो कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। ठीक है, अब देखो, कैबिनेट स्तर के मंत्री की अगर हम बात करते हैं तो कैबिनेट स्तर का मंत्री अपने विभाग का प्रधानमंत्री, संसद के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री के समक्ष, जैसे प्रधानमंत्री होता है
वैसे ही वो अपने विभाग का, कौन, कैबिनेट स्तर का मंत्री, वैसे ही वो अपने विभाग का क्या होता है, मुखिया होता है, पहली चीज। अब बात करते हैं हम राज्य मंत्री की। तो राज्य मंत्री को जैसे कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के साथ सलाह और परामर्श देने के लिए ट्रेनिंग काल मान लें, राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, ठीक है, मतलब उनके अधीनस्थ काम करने के। कभी उनको भी कैबिनेट मंत्री बनना है तो वो ट्रेनिंग काल कहलाता है। अब राज्य मंत्री की बाद में बात आती है उप मंत्री, जिसको हम कह सकते हैं संसदीय सचिव, जो भी बन रहे हैं अभी हाल ही में। तो वो क्या है, राज्य मंत्री को सलाह और परामर्श देने के लिए, मतलब उनकी हेल्प करने के लिए, उनके हेल्प के लिए और अपने उस पद के कार्यों को सीखने के लिए उप मंत्री पद को भी सृजित किया गया है, ताकि वो भी कभी जो राज्य मंत्री बने या कैबिनेट स्तर के मंत्री बने तो अपने कार्यों का निर्वहन अच्छी तरह से कर सकें, ठीक है। तो उप मंत्री की भी यही। तो हम जो है मंत्रिपरिषद की 3 श्रेणियां बताइए। और एक चीज मैंने आपको बता दी कि संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख हुआ है, जबकि मंत्रिमंडल शब्द अभी हाल ही की उत्पत्ति है। और मंत्रिमंडल में 3 प्रकार की श्रेणियां हैं, मैंने अभी बात कर दी, डिफाइन कर दिया सबको, सबका क्लासिफिकेशन किया ना, वर्गीकरण कि कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। बताया कि नहीं बताया? अब इसमें देखो आप, मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है, मंत्रिमंडल या कैबिनेट के सदस्य, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री। प्रथम श्रेणी के मंत्री कैबिनेट सदस्य होते हैं, बताया नहीं बताया आपको भी? प्रथम श्रेणी के मंत्री कौन होते हैं? कैबिनेट स्तर के मंत्री। और कैबिनेट स्तर के मंत्री अपने विभाग की क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं या मुखिया होते हैं या प्रधान होते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे देखो, कैबिनेट सदस्य होते हैं जो भारत की संस्थात्मक व्यवस्था में प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है। कैबिनेट स्तर का मंत्री क्या है? प्रशासन, हमारी संस्थात्मक व्यवस्था में प्रथम श्रेणी की इकाई है, कौन? कैबिनेट मंत्रालय। कैबिनेट के सदस्य 1 या अधिक विभागों के प्रधान होते हैं। कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? 1 या 2, 1 या 1 से अधिक, बात समझ रहे हो? इसमें क्या दिया हुआ है? कैबिनेट के सदस्य 1 या अधिक विभाग, 1 से अधिक विभागों के भी प्रधान होते हैं। जैसे एक मंत्री है, उसको कार्यानुभव ज्यादा है, कार्य में नीति निपुणता ज्यादा है, दक्षता ज्यादा है, कार्य करने की सामर्थ्य ज्यादा है उसके पास, अनेक विभागों की जानकारी रहता है, गहनता से, सूक्ष्मता से सभी क्षेत्रों का अवलोकन कर सकता है। तो प्रधानमंत्री क्या करता है? जो हमारा मुखिया है सदन में, जिस दल का बहुल है उस दल का जो है प्रधान है, मुखिया है, वो क्या करता है? उस अमुक व्यक्ति की अनुशंसा करता है राष्ट्रपति के समक्ष कि अमुक व्यक्ति के पास क्या है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व का धनी है, इसके पास क्या है? इसके पास कई विभागों की जानकारी रखता है, तो उसको 1 से अधिक विभाग भी प्रदान किए जाते हैं। कई बार क्या होता है, एक ही विभाग रहता है वैसे तो, लेकिन कोई मंत्री जिसके पास क्या है? लंबे समय का कार्यानुभव है, तो उसको क्या दिया जाता है? 1 से अधिक विभाग भी दिए जाते हैं। अब ये तो बात हो गई कैबिनेट स्तर के मंत्री की। अब बात आती है राज्य मंत्री की। तो राज्य मंत्री की देखो आगे इसमें क्या कहा गया है? राज्य मंत्री एक ट्रेनिंग काल है, मैंने आपको बता दिया राज्य मंत्री क्या है, एक ट्रेनिंग काल है। देखो आप, तो देखिए मंत्रिमंडल के 3 भाग मैंने आपको समझा दिए कि ये क्या है, अपने विभाग का प्रमुख रहता है, ठीक है। यूँ मान के चलें कि अपने विभाग का एक प्रधानमंत्री मान लो, या राज्य के संदर्भ में अगर बात करें तो राज्य का एक मुख्यमंत्री मान लो, कैबिनेट किस प्रकार? अपने विभाग, पूरे विभाग हुआ नहीं है। और मैंने आपको बताया कि 1 से अधिक विभाग भी इसके पास होते हैं, अगर कार्यानुभव ज़्यादा है, दक्षता ज़्यादा है। तो आगे कहा गया है, देखो दूसरी श्रेणी में राज्य मंत्री आते हैं जिनकी स्थिति पूर्व मंत्री तथा उप मंत्री के बीच की होती है। राज्य मंत्री की स्थिति कैसी है? पूर्व में स्थित मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री और उप मंत्री के बीच की स्थिति है कि नहीं? बीच में है कि नहीं आया ना? और इसका काम क्या है? देखो आगे, विशेष विभागों से संबंधित रहते हैं और कभी कभी इनके द्वारा विभाग के स्वतंत्र प्रधान के रूप में भी क्या किया जाता है? मैंने कहा ना भाई आपसे थोड़ी देर पहले कि राज्य मंत्रियों को क्या दे दिया जाता है? स्वतंत्र प्रभार। क्या दे दिया जाता है? कार्य करने के लिए स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, नहीं दिया जाता? बोला कि नहीं बोला? भी बोला ना। आगे देखो, आगे क्या कहा गया इसमें? प्रधानमंत्री द्वारा इस श्रेणी के मंत्रियों को कैबिनेट की उन बैठकों में आमंत्रित किया जाता है जिनमें उनके विभाग से संबंधित प्रश्न विचाराधीन होते हैं। देखो आप, प्रधानमंत्री द्वारा इस श्रेणी के मंत्रियों को कैबिनेट की उन बैठकों में आमंत्रित किया जाता है जिनमें उनके विभाग से संबंधित प्रश्न विचाराधीन हो। कहने का मतलब ध्यान से समझिए, कैबिनेट स्तर के मंत्री तो क्या होते हैं? प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट स्तर की बैठकें होती है
उनमें कैबिनेट स्तर के मंत्री तो सभी आमंत्रित रहते हैं, लेकिन राज्य मंत्रियों को तभी बुलाया जाता है जब उनको जिस 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 मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दे रखा हो, ठीक है, उस मंत्रालय से संबंधित कोई विचाराधीन प्रश्न नहीं है, तो विचाराधीन कोई प्रश्न नहीं है तो उस प्रश्न के लिए ये राज्य मंत्रियों को फिर कैबिनेट स्तर के मीटिंगों में जो है बुलाया जाता है, नहीं तो अन्यथा नहीं बुलाया जाता। कैबिनेट स्तर के मंत्री जो है, कैबिनेट स्तर के जो मीटिंगें होती है उसमें कौन आते हैं? कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री नहीं आते। राज्य मंत्री कब आते हैं? ये हमारे संविधान में उल्लेखित है, जब उनके स्वतंत्र प्रभार से संबंधित कोई प्रश्न विचाराधीन हो मीटिंग के अंदर, तब उनको आमंत्रित किया जाता है। किनको? राज्य मंत्रियों को, क्योंकि उनके पास स्वतंत्र प्रभार है। मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखो, आगे क्या कहा गया है। राज्य मंत्री के बाद उपमंत्री की श्रेणी आती है, जो किसी ज्येष्ठ मंत्री के अधीन रहते हुए उस मंत्री की सहायता करते हैं। ज्येष्ठ मंत्री का मतलब कभी कभी ये कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के साथ भी कार्य करते हैं, राज्य मंत्रियों के साथ मिलकर भी कार्य करते हैं, मतलब इनको इनके लिए हेल्पर हैं, इनकी सहायता के लिए तत्पर खड़े रहते हैं और कार्यानुभव सीखते हैं। क्या सीखते हैं? कार्यानुभव सीखते हैं। आगे देखो, मंत्रिमंडल की शक्तियां, कौन सी शक्तियां? तो अभी जब हमने पढ़ा मंत्रिपरिषद का निर्माण आर्टिकल 74 में, तो अब आगे कहा गया है कि मंत्रिपरिषद की शक्तियां क्या क्या है। मंत्रिपरिषद वास्तविक रूप से करती क्या है? तो आर्टिकल 74 में इस बात का उल्लेख है कि जितने भी राष्ट्रपति के नाम से सभी कार्य जो संपन्न होते हैं, तो उन सभी कार्यों को संपादन करने की जो क्रियान्विति है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करती है। तो आर्टिकल 75 में तो प्रधानमंत्री का उल्लेख है, जबकि आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। तो मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं कि मंत्रिपरिषद का कार्य क्या है, क्या क्या कार्य करती है, क्या शक्तियां हैं मंत्रिमंडल की। उसमें देखो आप, संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देगी, किंतु ये परंपरागत शब्दावली है। और जहां तक व्यवहार का संबंध है, मंत्रिमंडल भारतीय शासन व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई। मंत्रिपरिषद के तो 3 भाग हैं, कैबिनेट, राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार, और एक है उपमंत्री। लेकिन कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं वो क्या करते हैं? सर्वोच्च इकाई है, कार्यकारिणी की सर्वोच्च एजेंसी जो है वो कौन है? कैबिनेट स्तर के मंत्री। ठीक है, तो आगे इसमें देखो आप, इसके द्वारा समस्त शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। वास्तव में राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिमंडल के द्वारा। ठीक है, देखो आगे, इसे भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मंत्रिमंडल को। किसे कहा जाता है? मंत्रिमंडल को। राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना, मंत्रिमंडल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। मंत्रिमंडल का निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। आगे कहा गया है इसमें, मंत्रिमंडल ये निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। देखो, मंत्रिमंडल क्या निर्धारित करता है कि हमारे देश के संदर्भ में अगर हम बात करते हो तो हमारा मंत्रिमंडल क्या करता है? जितने विभाग हैं वो अपने विभाग किस तरह कार्य करें, उनकी प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में जो है प्रशासनिक विभाग में किस प्रकार फेरबदल किया जाए ताकि आमजन लोगों तक सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। ठीक है, ये मंत्रिमंडल का कार्य क्या करना? नीति निर्धारण करना। और अगर विदेशों के संबंध में बात करें तो विदेशों के संदर्भ में मंत्रिमंडल किस प्रकार की नीति बनाए ताकि दूसरे देशों से भी हमारा सामंजस्य बना रहे। ठीक है, विदेशी नीति में भी अपनी स्थिति बहुत अच्छी तरह रखी। ठीक है, तो एक तो आंतरिक प्रशासन का निर्धारण करना और क्या करना? विदेशों के क्षेत्र में भी नीति निर्धारण करना। अब दूसरी बात आती है इसके अंदर, आप देखो, कानून निर्माण पर नियंत्रण। देखो, कानून निर्माण पर नियंत्रण, कोई भी प्रस्ताव सदन में प्रस्तावित होता है नहीं होता, लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत वो कानून का रूप ले लेता है, मतलब विधेयक का रूप ले लेता है नहीं लेता। तो इसमें कहा गया है कि संस्थात्मक व्यवस्था होने के कारण मंत्रिमंडल का कार्य क्षेत्र नीति निर्धारण तक ही सीमित नहीं है, वरन इसके द्वारा कानून निर्माण के कार्य का भी नेतृत्व किया जाता है। मंत्रिमंडल द्वारा नीति निर्धारण कर दिए जाने के बाद उसके द्वारा ही विधि निर्माण का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है। विधि निर्माण का मतलब कानून निर्माण के क्षेत्र में एक टाइम टेबल सेट किया जाता है। ठीक है, और मंत्रिमंडल के सदस्य ही महत्वपूर्ण विधेयक सदन में प्रस्तावित करते हैं। कोई भी विधेयक लाना हो, कोई भी प्रस्ताव कानून को
प्रस्ताव को कानून का रूप देना हो या कोई भी प्रस्ताव सदन के अंदर लाना हो तो मंत्रिमंडल के सदस्य ही उस प्रस्ताव को क्या करते हैं, संसद के समक्ष रखते हैं। ठीक है, आगे देखो, तुम बात कर रहे थे कि मंत्रिमंडल की शक्तियां क्या क्या है। हम बात कर रहे थे कि मंत्रिमंडल की शक्तियां क्या क्या है, तो हमने कानून निर्माण की शक्ति पढ़ ली। ठीक है, और हम बात करेंगे अब राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण की शक्ति जो है ये भी इसके पास है। कैसे? क्योंकि संविधान में इस बात का उल्लेख है कि आर्टिकल 53 में संविधान में है कि नहीं, समस्त कार्यपालिका शक्ति उसके अंदर है, लेकिन उसकी वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग व्यवहार में कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है, नहीं करता। अब इसके बाद देखो आप लोग, इसके बाद कौन सा दिया हुआ है आपके पास, वैदेशिक संबंधों, वित्तीय कार्य। तो वित्तीय कार्यों में क्या क्या है इसमें देखो, देश की आर्थिक नीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का है कि नहीं। आर्थिक स्थिति, आर्थिक जो पॉलिसी है, गतिविधियां हैं, आर्थिक नीतियां बनाने का कार्य भी किसके पास है? मंत्रिमंडल के पास। तो इसमें कहा गया है इसे तो उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद के सम्मुख क्या किया जाता है, मंत्रिमंडल क्या करता है, सम्मुख, किसके सम्मुख? संसद के सम्मुख पूरे वर्ष का आय व्यय का ब्यौरा, लेखा जोखा अर्थात बजट को पेश करता है। बजट पेश कौन करता है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कौन होता है? कैबिनेट स्तर का मंत्री। अगर वित्त मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास है तो प्रधानमंत्री क्या करेगा? बजट पेश करेगा। और कोई अन्य मंत्री के पास अगर वित्त मंत्रालय है तो वो भी क्या करेगा? पूरे वर्ष का लेखा जोखा अर्थात आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा सदन में। करेगा नहीं करेगा? तो ये भी कार्य किसका है? वित्तीय संबंधी कार्य मंत्रिमंडल का है। इसके बाद जो है आगे देखो आप लोग, वैदेशिक संबंधों का संचालन, भारत के वैदेशिक संबंधों का संचालन मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है नहीं किया जाता। इसके बाद इसके द्वारा युद्ध तथा शांति की संबंधी घोषणाएं की जाती नहीं की जाती। युद्ध, किसी दूसरे अन्य देश से युद्ध करना हो तो इसकी घोषणा भी मंत्रिमंडल की सहायता से अर्थात प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती नहीं की जाती। मंत्रिमंडल का मुख्य आधार प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। लेकिन सलाह और परामर्श कौन करता है? उसको मंत्रिमंडल करता नहीं करता। तो विदेशों के क्षेत्र में भी क्या दिया हुआ है? वैदेशिक संबंधों का संचालन भी मंत्रिमंडल करता है नहीं करता दूसरे देशों के संदर्भ में। अब बात आगे आती है नियुक्ति संबंधी कार्य, किन किन की नियुक्ति करता है ये। तो इसमें देखो आप, संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारी को नियुक्त करने का अधिकार है संविधान में उल्लेखित है, करता नहीं करता। महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य जो सदस्य हैं उनकी करता नहीं करता है। और जितने भी व्यक्तियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, संविधान में राष्ट्रपति का नाम है, उनकी समस्त व्यक्तियों की नियुक्ति व्यवहार में करता कौन है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। तो आगे इस बात में देखो आप, व्यवहार में उन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती है। भारत में कार्यपालिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य विपक्ष के द्वारा किया जाता है। जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं उनको नियंत्रण करने का कार्य किसके पास है? जो विरोधी दल है अर्थात विपक्ष है कि नहीं। वो क्या करता है? प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछता है उनसे, चित्रान्वेषी ढंग से कार्य करता है। कौन? विरोधी दल। उनमें गलतियां ढूंढता है किसके अंदर? जिसकी दल की सरकार है। ठीक है, विपक्ष सत्ता पक्ष को नियंत्रित करने एवं शासन व्यवस्था को संविधान के अनुसार संचालित करने के लिए निम्नलिखित साधनों द्वारा सरकार को प्रभावी एवं नियंत्रित करता है। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।